तो आइए शुरुआत करते हैं आगे परमाणु का थॉमसन मॉडल। अब तक की स्थिति में हमने पढ़ लिया है कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के अंदर अपरमाणविक कणों के बारे में, जिनमें मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उनकी खोज कैसे कैसे हुई ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और एक धनावेशित कण होने के बारे में पता चला तो जे थॉमसन जी ने क्या दिया है, अपना एक परमाणु मॉडल दिया है, जिसमें एक समान आवेशित गोला जिसका त्रिज्या कितना होता है, लगभग इतना मीटर होता है, मीटर नहीं लिखा हुआ है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है तथा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी व्यवस्था क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक गोला है, गोला पूरा का पूरा क्या है, धनावेशित है। अब गोला मतलब एक पूरा गोला, ठीक है, सर्कल जैसा नहीं है, एक गोल जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो। तो इसमें पूरा का पूरा धनावेश जो है वो बिखरा पड़ा है, ठीक, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में आते जा रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसी व्यवस्था में रखा गया है कि इसका धनावेश गोला और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थायी विद्युत व्यवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये कण कैसा है, उदासीन है। अब देखिए इसके कुछ कुछ नाम भी है, जैसे इसको रेजिन पुडिंग बोला जाता है या फिर तरबूज बोला जाता है। तो जैसे आप एक तरबूज को काटेंगे तो उसमें रेड कलर का जिसको हम खाते हैं वो रहता है, ठीक है, तो वो क्या है, पूरा धनावेश है, और उसमें जो बीज रहते हैं काले काले वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। तो इसके लिए इनको क्या मिला है, भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला है। लेकिन भविष्य के परमाणु से क्या परिणामों से और जो भी प्रयोग हुए उससे संगत नहीं हुआ, तो इस मॉडल को क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा मॉडल आया। तो इस चैप्टर में ना हमको याद रखना है कि हम पढ़ किस चीज़ को रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि परमाणु का संरचना, एक परमाणु का मॉडल के साइंटिस्टों ने जो दिया है और उस परमाणु के अंदर किस किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक। तो दूसरा है एक्स किरण। तो एक्स किरण क्या है, ठीक है, तो जैसे कैथोड किरण प्रयोग चल रहा था, तो कैथोड किरण प्रयोग में क्या था कि एक कैथोड नलिका होती थी, कैथोड किरण नलिका, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। इलेक्ट्रोड क्या था, बैटरी से कनेक्टेड था, तो ये एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड था और इधर धनावेश और इधर ऋणावेश था। तो कैथोड किरण इधर से निकलता था, एनोड किरण इधर से निकलता था। लेकिन एक विल्हम रॉन्ट्जेन नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि इन दोनों के अलावा भी एक और किरण है जो निकल रही है, जो कि क्या है, इनके हिसाब से नहीं है, वो धनावेशित या ऋणावेशित नहीं है, वो बाहर जा रही है, ठीक है, इधर उधर कहीं भी जा रही है। तो उनको पता नहीं चला कि ये कौन सा किरण है। तो जैसे हम लोग मैथ में मान लेते हैं ना कि जो नहीं पता उसको एक्स, ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या मान लिया, एक्स किरण मान लिया, और इसी प्रकार एक्स रे जो हम देखते हैं उसकी क्या हुई, खोज हुई। तो इसकी खोज किसने की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत कम होती है, तो हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या चीज़ होता है, ठीक। इसके बाद है रेडियो एक्टिविता। तो जैसे कि हेनरी बैकुरल जो इसके खोज करते हैं, तो हमारे पास कोई वस्तु है और कोई वस्तु से अपने आप क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो ऊर्जा किस रूप में निकल रही है, विकिरण। तो विकिरण के लिए थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। विकिरण वो होता है जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कक्षा 10वीं में है, ठीक है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आता है, ठीक, तो बीच में तो कोई माध्यम नहीं है, ठीक, तो ये कैसे आता है, ये विकिरण के रूप में आता है। तो वैसे ही क्या होता है, विकिरण होता है। तो कोई भी वस्तु है, जिस वस्तु से अपने आप क्या निकले, विकिरण के रूप में ऊर्जा निकले, उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविता, और उस तत्व को या उस वस्तु को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव वस्तु। तो जो इस क्षेत्र में जो मेनली काम किए हैं वो मेरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, ठीक है, और जो इसके खोज करता है हेनरी बैकुरल, इन साइंटिस्टों ने काम किया। और वो किस किस प्रकार के कण देखते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण देखते हैं। इसमें सबसे कम क्षमता किसकी है, अल्फा किरण की है। तो ये जो किरण है ये हमारे लिए आगे चल के प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, मतलब जो और आगे हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो इतना आप समझ गए कि एक्सरे क्या है, रेडियो एक्टिविता क्या है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसका संबंध जो है परमाणु के संरचना से नहीं है, लेकिन परमाणु का जब संरचना की खोज हो रही थी तो इनके भी क्या हो गया, उसके साथ में ही खोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित तो है, लेकिन संरचना में नहीं आएगी ये चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो अपने विभिन्न प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड भी अपना एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने अपना क्या प्रैक्टिकल किया है, तो एक अल्फा कण का क्या किया है, अल्फा कणों की बौछार की है सोने की पन्नी में। तो अल्फा कण क्या होता है, अब अल्फा कण जो होता है उसका जो वजन होता है वो होता है हीलियम के जितना, मतलब वजन हो गया इसका 4, और इसका जो आवेश रहता है वो आवेश कितना रहता है, हीलियम के 2 प्रोटॉनों जितना, ठीक है। तो ये क्या है, धनावेश है, धनावेश कितना 2+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो है 4 और इसका जो आवेश है वो है 2 प्रोटॉन के जितना, ठीक। तो सेम सेटअप है कि यहाँ पे क्या है, एक स्रोत है जिसमें से क्या निकल रहा है, अल्फा किरण निकल रहा है। यहाँ पे लेड की प्लेट लगाई गई है ताकि अल्फा किरण जो हमको भेजना है उसको क्या कर सके, हम नियंत्रित कर सके। तो ये जब सोने की पन्नी से टकराता है, ठीक, तो ये क्या है, हमारा प्रतिदीप्तिशील क्या है, एक फोटोग्राफी प्लेट है, जिसमें से कोई भी चीज टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैश करेगा, जलेगा। जैसे कैमरे में फ्लैश होता है अचानक से, तो इसमें कोई भी चीज टकराएगी तो क्या होगा, फ्लैश होगा। तो वो क्या देखते हैं कि कुछ किरण जो है वो वापस लौट रहे हैं, कुछ किरण जो है वो मुड़ रहे हैं, बहुत ही कम है वो क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके परिणाम क्या थे, काफी अनपेक्षित है। अधिकांश अल्फा किरण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए क्या हो गए, निकल गए। बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से क्या हुए, विक्षेपित हुए, और बहुत ही थोड़े कम, लगभग 20,000 में से एक क्या हुआ, 180 के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। इसका मतलब है कि आप अगर ऐसे रेखा में क्या है, अल्फा कण जा रही है तो उसी रेखा में वो क्या हो रही है, वापस भी आ रही है। तो ये क्या था उनका ऑब्जर्वेशन। तो इसके आधार पर वो अपना क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके आधार पर वो इस प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि अधिकांश स्थान क्या होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, इसीलिए अल्फा कण सोने की पन्नी को क्या कर देता है, पार कर देता है। देखिए अगर स्थान भरा हुआ रहेगा, ठीक, भरा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या है, धन है, ठीक। तो अगर कोई धनावेश वाली किरण जाएगी तो धन और धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये
सोने की पन्नी को पार नहीं कर पाएगा। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धनावेश जो है ना वो कहाँ होगा, मिडिल में होगा, इसीलिए अधिकतर जो है हमारा रेखा वो क्या कर रहा है, इसको पार कर रहा है। ठीक, कुछ ही धनावेशित कण विक्षेपित होते हैं या विक्षेपण अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है, धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर क्या है, संकेंद्रित है। ठीक, तो एकदम कम ही किरण ऐसे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, मुड़ भी रहे हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड ने गणना करके क्या दिखाया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10 का पावर -10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या 10 का पावर -15 होती है। तो ये त्रिज्या जो है परमाणु की अपेक्षा बहुत बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है कि मान लो कि आप एक टेनिस का बॉल लेते हो जो आप खेलते हो, तो जो त्रिज्या रहेगा परमाणु का वो लगभग हो जाएगा 5 किलोमीटर की त्रिज्या वाला। ठीक है, इतने में एक अच्छा खासा मीडियम शहर जो है क्या हो सकता है, कवर हो सकता है इतने गोले में। ठीक, तो ये तो उनके निष्कर्ष थे और इस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या दिया है, परमाणु मॉडल दिया है। तो इनके परमाणु मॉडल में क्या है, इनके परमाणु मॉडल का नाम है परमाणु मॉडल का मतलब परमाणु का नाभिकी मॉडल। तो इसमें क्या है कि परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसको क्या कहा गया है, नाभिक कहा गया है। तो जैसे कि ये है हमारा, तो इसका जो धनावेश है और द्रव्यमान है वो क्या है, यहाँ पे केंद्रित है और इसी को क्या बोला गया है, नाभिक बोला गया है। ठीक है, और क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में जिन्हें कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कक्षा में घूमता है। तो जैसे ये कक्षा है ना, तो ये कक्षा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आपस में क्या है, आकर्षण विद्युत बल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन है उसमें धनावेश चार्ज है और इसमें क्या है, ऋणावेश चार्ज है। तो ये एक दूसरे कैसे जुड़े हुए हैं, आकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये इनका परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है, आगे क्या है, परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या जो है जेड वो क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और दूसरा जो इसका नाभिक होता है, तो जैसे प्रोटॉन होता है वैसे ही क्या है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन में चार्ज जो है वो क्या है, प्लस है और न्यूट्रॉन में चार्ज जो है क्या है, 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में माइनस है। तो प्रोटॉन की जो संख्या रहती है उसको क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपको पता है ना, 1 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या आपको पता है 2 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या है 2। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जब वो साथ में आते हैं तो इसको ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के। और यही नाभिक क्या होता है, द्रव्यमान भी लगभग इसी के जितना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला के क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या बनता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है कोई एक मान लेते हैं कोई तत्व है जिसका कि प्रोटॉन की संख्या है 5, ठीक, और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या है 5, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 5। और सॉरी ये 5 न्यूट्रॉन है और इसका द्रव्यमान क्रमांक क्या हो जाएगा, या द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 5 + 5 = 10। इसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो परमाणु संख्या को हम जेड से दिखाते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं। ठीक है, मान लो मुझे ऑक्सीजन के लिए लिखना है, तो ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या कितना है, इसका परमाणु संख्या है 8 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। तो ऐसे ही 2 4 के लिए आप क्या करेंगे, लिख के देखेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, समभारिक और समस्थानिक क्या होता है। समभारिक तो नाम से ही पता चल रहा है, भार क्या है, समान है। तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है, परंतु परमाणु संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान 14 है, लेकिन कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 6 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो है वो कितना है, 7 है। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या जेड समान एवं द्रव्यमान संख्या ए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी की परमाणु संख्या क्या है, 6 6 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या है 12 13 14। ठीक है, तो मान के चलो कि ये कार्बन की क्या है, 3 भाई हैं, तो समभारिक और समस्थानिक। इसके बाद आते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसमें कुछ कुछ उसके मतलब मॉडल तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें दोष भी है। तो उसमें दोष क्या क्या है कि ये जो मॉडल की परिकल्पना की थी, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होते हैं, चारों ओर घूमते हैं, स्थिर कक्षा में घूमते हैं करके। लेकिन उसी टाइम एक साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल क्लार्क, ऐसा उनका नाम है। तो मैक्सवेल आप ये याद रखेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी वस्तु में अगर त्वरण होता है, ठीक है, तो त्वरण जो है वो क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण क्या है आपको पता है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो त्वरण होने से अगर विकिरण निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा में कमी होती जाएगी, और ऊर्जा में कमी होती जाएगी तो उसकी कक्षा अपने आप क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ऊर्जा है, अब ये घूम रहा है तो घूमेगा तो त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण आपको पता है ना कि जो दूरी परिवर्तन होता है उसको अपन बोलते हैं वेग बोलते हैं, और वेग में परिवर्तन की जो दर होता है v/t उसको हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तो ये वेग में परिवर्तन दिशा के कारण भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे दिशा बदल रही है तो इसमें क्या है, कोई एक त्वरण है ऐसा हम मान सकते हैं। तो त्वरण जब हो रहा है इसके गोल गोल घूमने से तो क्या हो जाएगा, विकिरण निकलेगा, और विकिरण निकलने से क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। तो अगर इसका ऊर्जा का क्षय होगा तो इसका जो लाइन है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है वो क्या होते जाएगा, आपस में छोटा होते होते जाएगा, और एक बार में ये क्या हो जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। तो इस प्रकार से तो कोई भी परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। तो पहला क्या है, ये रदरफोर्ड मॉडल का पहला दोष है। रदरफोर्ड मॉडल के दूसरा दोष क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में ये कोई भी वर्णन नहीं करता। ठीक है, ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से है। ये जरूर बोलता है कि क्या है, एक कक्षा है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक, लेकिन वो कक्षा कहाँ पे स्थिर होगी, ठीक, मतलब उसका दूरी तो होना चाहिए, कक्षा है तो उस बारे में यह कुछ भी नहीं कहता। ठीक है,
आगे देखते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की विकास की नींव। ठीक, तो जैसे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो रिजेक्ट हो चुका है, तो बोर का क्या है, परमाणु मॉडल है। तो बोर क्या है, बोर एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया है, तो इनका परमाणु मॉडल का विकास कैसे हुआ, पहले ये चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो इनके परमाणु मॉडल का विकास ऐसा होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का दोहरा चरित्र, जिसका अर्थ है कि विकिरणों में तरंग समान और कण के समान क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। परमाणु स्पेक्ट्रा के बारे में प्रायोगिक परिणाम, जिन्हें केवल परमाणुओं और परमाणित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों को मानकर समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये परमाणु स्पेक्ट्रा और विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये दोनों चीज़ों को और ये दोहरा चरित्र को हमको क्या करना है, पहले समझना पड़ेगा, अगर बोर के परमाणु मॉडल को समझना है तो, ठीक है। तो